तो हाँ, नमस्कार, सिविलाइजेशन टॉक्स में आपका स्वागत है। सिविलाइजेशन टॉक्स आप जानते हैं कि भारत की सिविलाइजेशन, परंपरा, सभ्यता, इससे रिलेटेड हम वीडियोस बनाते हैं। आज हमारा जो विषय है वो ये है कि 5000 साल की हमारी पुरानी सनातन सभ्यता, जिस पे हम गर्व करते हैं, वो क्या थी, उसके अच्छे पॉइंट्स क्या थे, वो कहां से क्यों उसका डिस्टॉर्शन हुआ, क्या इंटरेस्ट था उनका जिन्होंने डिस्टॉर्ट किया, उसके परिणाम क्या हुए और आज हम किस स्थिति पर हैं। आज हम देखते हैं कि हम अपने आप से ही, अपने पुरातन जो पास्ट है उससे ही हम घृणा करते हैं। हम उनकी बातों में आ जाते हैं जो हमारा ही पढ़ा हमको समझाते हैं विदेशी लोग। हम अपने ही गुरुओं का अनादर करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? हमारे अंदर की क्षात्र भावना पता नहीं कहां गई कि हम पे अत्याचार भी होते हैं तो हम बाहर उसका प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते ठीक से। तो ये जानने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं वो हैं भूतपूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग की दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी जी। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार अंशुल जी, बहुत बहुत आनंद की बात है कि इस प्रकार के विषयों की चर्चा आप कर रहे हैं और बहुत आवश्यकता है इस प्रकार की चर्चा की, इसलिए आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। यस मैम। हम आपसे पहले ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो हम लोग मानते हैं 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता, हालांकि आजकल जो एक्सकेवेशंस हो रहे हैं उसमें पता चल रहा है पता नहीं ना जाने और कितनी पुरानी होगी। तो इसके विशेष बिंदु क्या थे? क्यों जब हम वेद पढ़ रहे थे तो कहा जाता है कि पृथ्वी के दूसरे कोने पे जो लोग रहते थे वो पेड़ों पे रहते थे। हम तब वेद का अध्ययन करते थे। आज हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो ये पुरानी 5000 साल की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्ट्रक्चर था, ये क्या था मैम? आपने तो प्रश्न ऐसा कर दिया जिसका उत्तर देने के लिए एक सीरीज बनानी पड़ जाएगी। लेकिन अब आपसे ये कहेंगे कि आप जो बुक लिखेंगे उसका एक आर्टिकल फॉर्म हमको दे दीजिए, ये उसका है। संक्षेप में इसके बारे में हम दो तीन बातें कहना चाहेंगे। पहली चीज ये कि भारतीय सभ्यता 5000 साल पुरानी है। सच पूछिए तो 5000 साल नहीं, 5000 साल से भी बहुत अधिक पुरानी। और मैं केवल अंधविश्वास पर या सजातीय गर्व पर या संस्कृत की अध्येता होने के कारण संस्कृत के प्रति जो निष्ठा है उसके कारण ये बात नहीं कह रही हूं। मैं आपको वो वैज्ञानिक तथ्य बतलाऊंगी जिसके कारण कम से कम 6000 साल तो हम जाते ही जाते हैं और 6000 साल से भी पहले जा सकते हैं अगर हम तटस्थ भाव से शोध करने का यत्न करें तो। पाश्चात्य संपर्क में जब हम लोग आए, हाँ आप कुछ पूछ रहे थे, प्लीज। नहीं मैम, आप कंटिन्यू करें प्लीज। पाश्चात्य देशों के संपर्क में जब हम आए, और ये संपर्क कोई बहुत पुराना नहीं है, पहला संपर्क 16वीं शताब्दी का है और उसके बाद वो संपर्क बढ़ते 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 18वीं शताब्दी तक आते आते संपर्क बहुत अधिक हुआ और उस अधिक होने के साथ बाद में हम पराधीन भी हुए। वो सब बात की बात है। पहला प्रश्न ये है कि भारतीय संस्कृति को हम जब कह रहे हैं, और मैंने कहा कि मैं इसके लिए वैज्ञानिक तर्क दूंगी, तो मैं वहीं से आरंभ करती। प्रायः ये कहा जाता है कि वेदों का कोई काल निश्चित नहीं है। ये भी कहा जाता है कि वेद जो हैं वो लिखित नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि वेदों की रचना जो हुई, मैं रचना इन कोट्स कह रही हूं, क्योंकि दृष्ट साहित्य और दिष्ट मंत्र ये अलग चीज हैं। और
रचित साहित्य और रचित काव्य अलग चीज है। तो वेद और वेदों में भी ऋग्वेद, क्योंकि वो पहला वेद है, प्राचीनतम है, और वो भी कोई एक दो दिनों का नहीं है, उसमें हजारों वर्षों की परंपरा है। परंपरा मैं इसलिए कह रही हूँ कि उसमें कुछ नवीन अंश हैं, कुछ प्राचीन अंश हैं, कुछ कालानुसारी अंश हैं, कुछ ऐसे अंश हैं जिनमें भौगोलिक चित्रण है, कुछ ऐसे अंश हैं जिनमें ऐतिहासिक विषयों की चर्चा है। तो ये सारी बातें उसमें हैं। लेकिन जब पाश्चात्य विद्वानों ने इस साहित्य को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने प्रत्येक साहित्य के लिए 150 साल में इतनी रचना हो गई, और 150 साल में ब्राह्मण हो गए, और 150 साल में आरण्यक हो गए, और 150 साल में उपनिषद हो गए। तो मतलब यह है कि ईसा पूर्व बढ़ते 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 किसी ने कहा कि नहीं, 150 तो बहुत कम है, 500 साल कर दिया जाए। चलिए भाई, बहुत बढ़े तो 500 साल तक पहुंच गए, और कह दिया कि वैदिक साहित्य जो है वो प्राचीनतम यदि है तो 1500 ईस्वी पूर्व, और यदि बहुत उदारता पूर्वक हम सोचें तो 2000 ईस्वी पूर्व, वो भी अत्यंत उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए तो। अन्यथा 1500 ईस्वी पूर्व और 1500 से लेकर के ईस्वी सन। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कहने का आधार क्या है, और मैं जो कहने जा रही हूं कि कम से कम 5000, आज से 6000 साल पहले की बात है, तो उसका आधार क्या है? मेरा ख्याल है कि दिवंगत परमादरणीय प्रातस्मरणीय पंडित बाल गंगाधर तिलक के नाम से हम सबको परिचित है, और नाम से ही नहीं परिचित हैं, हमको ये भी मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम मालूम करें कि तिलक केवल राजनीति में नहीं थे, तिलक एक अत्यंत दृष्टि संपन्न विद्वान थे, और उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था और शास्त्रों पर शोध किया था, और उन्होंने ऋग्वेद के जो ग्रह स्थिति आती है, एस्ट्रोनॉमिकल प्लैनेटरी सिचुएशंस जिनको कहें, हम एस्ट्रोनॉमी को यदि साइंस मानते हैं, हम ज्योतिष की बात नहीं कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, अर्थात ग्रह दशा और ग्रह स्थिति। वो ग्रह स्थिति जो है उसको तो हम आज भी देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी एक अच्छा खासा साइंस है। तो ऋग्वेद में आने वाले एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स और जो वर्णन है, और जो ग्रहों की दशा बताई गई है, और जो ग्रहों की स्थिति बताई गई है, उस पर उन्होंने अत्यंत गंभीर शोध किया, और शोध करने के बाद सन 1893 में उनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिस ग्रंथ का नाम है ओरायन। ये ओरायन वस्तुतः एक तारामंडल की अवस्थिति का नाम है, जिसके नाम पर ग्रंथ का नाम ओरायन रख दिया गया। और उस पूरे ग्रंथ में, मुझे खेद है कि मैं एस्ट्रोनॉमी की अध्येता नहीं हूं, लेकिन ये तो कह सकती हूँ कि बुद्धि है, इसलिए विषयों को समझने की क्षमता है। अध्येता नहीं हूँ, इसलिए कष्ट इस बात का होता है कि उसमें जो सूक्ष्माति सूक्ष्म विवरण दिए गए हैं, उन विवरणों को समझने के लिए जो ज्ञान का गांभीर्य चाहिए, वो गांभीर्य जो एस्ट्रोनॉमी का गंभीर अध्ययन करने वाले हैं उन्हीं लोग। और उन सारे प्रमाणों को देने के बाद, उन मंत्रों से उनको संपुष्ट करने के बाद, तिलक ने ये प्रस्ताव रखा, और तिलक ने ये प्रस्तावित किया कि वेद कम से कम ईसा से 4000 साल, कम से कम
यदि बहुत हम उनको नवीन माने तो भी कम से कम 4000 साल पुराने हैं। तो यदि ईसा से 4000 साल पहले और ईसा से इधर हम आ गए 2000 साल, तो 6000 साल तो सीधे ही होगा। हो तो गया। प्राचीनता को लेकर के ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास से हम प्राचीनता की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, केवल वैदिक साहित्य में ही नहीं, रामायण में, महाभारत में और यहां तक कि श्रीमद् भगवत गीता में भी ये जो विवरण दिए हुए हैं ग्रह स्थिति के, राम का जन्म कब हुआ, किस ग्रह स्थिति में हुआ, महाभारत का युद्ध कब हुआ, किस ग्रह स्थिति में हुआ, तो हमने तो सबको कह दिया कि ये जो है ये काव्य है और अंधविश्वास है और लोकगीत है, और हमने उसको दोहराना शुरू कर दिया। प्रश्न ये है, जो अक्सर मैं कहा करती थी, आपने परिचय में कह दिया है इसलिए मुझे इस बात का उल्लेख करने में कोई संकोच नहीं है। विश्वविद्यालय में चर्चा जब होती थी तो मैं कहती थी कि संस्कृत पर बोलने का हर उस व्यक्ति को अधिकार है जिसने संस्कृत का स भी कभी नहीं पढ़ा है। आप ध्यान दीजिएगा, किसी विषय पर, विश्व में किसी विषय पर बोलने के पहले अधिकारी होना चाहिए, यानी आपने उस विषय का अध्ययन किया होना चाहिए। संस्कृत पर फतवा दे देने में हर कोई समर्थ है और हर कोई कुशल है और हर कोई बोल देता है। उस अधिकार के साथ जो अधिकार, क्या कहूं, शब्द तो बहुत अद्भुत दिमाग में आता है लेकिन उसका उच्चारण करना उचित नहीं होगा। तो ये संस्कृत का दुर्भाग्य है कि संस्कृत पर बोलने वाले वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं। तो पहली चीज तो ये करनी होगी कि जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ी है वो संस्कृत पर बोलना शुरू करें। तो इस विषय पर बाद में आते हैं। आपने प्राचीनता का जो प्रश्न उठाया, तो पहली चीज कि इन ग्रंथों में तथ्य हमको ढूंढने के लिए उनके प्रति निष्ठा और उनके प्रति आस्था और एक आत्मविश्वास का भाव ये होना होगा। वही जब कह देते हैं पाणिनीय व्याकरण, मुझे बड़ी हंसी आती है कि हम प्राय ब्लूमफील्ड को कोट किया करते हैं। ब्लूमफील्ड ने कहा था कि ये भारतीय ये व्याकरण जो है ये मनुष्य की बुद्धि का चरमोत्कर्ष है। तो चरमोत्कर्ष है ये पाश्चात्य विद्वान के कहने को हम बार बार दोहराते हैं। ब्लूमफील्ड ने कहा तो इट्स द एपिटोम ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। प्रश्न यह है कि उनके हजारों साल पहले पतंजलि ने कहा था कि शुचौ आकाशे प्रांगमुखमुपविश्य दर्भ पवित्र पाणि भगवान पाणिनि महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणिनाय तत्र न वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं शक्यं कियं पुनः येता सूत्रेण। तात्पर्य ये कि मन, बुद्धि, आत्मा तीनों से पवित्र होकर के शुचौ आकाशे, सूर्योदय के पहले एकदम अलसुबह, प्रांगमुखम उपविश्य, पूरब की ओर बैठ करके। तो आप कहिए ये तो अंधविश्वास है, पूरब की ओर बैठने में कौन सा बड़ा भारी काम हो जाएगा। आजकल तो सबसे बड़ा सूचना का माध्यम जो है वो आपका स्मार्टफोन है। उसमें एक सूचना पढ़ने को मिली कि किन्हीं दो वैज्ञानिकों को पुरस्कार मिला है यह बताने के लिए कि यदि आप साल में 50 दिन उपवास करते हैं तो आपको कैंसर नहीं।
इसका कारण यह है कि जब आप उपवास करते हैं तो शरीर में ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि कैंसर बढ़ाने वाले सेल्स का नाश हो जाता है। भैया हमारे यहाँ तो एकादशी का व्रत, रविवार का व्रत, आदि से अंत तक जाने कितने प्रकार से, और हर किसी को ऑप्शन उपलब्ध है। आप रविवार को करना चाहिए, आप मंगलवार को करना चाहिए, आप एकादशी को करना चाहिए, आप पूर्णिमा को करना चाहिए, आपकी इच्छा है। तो ये व्रत तो अंधविश्वास हो गए। मतलब अपने यहाँ जो कुछ है वो सब अंधविश्वास है। नतीजा क्या हुआ, वापस उस बिंदु पर जाऊं जहां से आरंभ किया था, कि रामायण और महाभारत में जो तथ्य दिए हुए हैं उन तथ्यों को भी हमने कह दिया राम सेतु कल्पना है। लेकिन वही जब नासा कहता है कि नहीं भाई समुद्र के अंदर में एक सेतु है, तो हम बड़े जोरों से ताली बजाते हैं, हम कहते हैं वाह 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 वाह, हम जो हैं हमने। लेकिन रामायण जो है वो कल्पना है। राम नाम का व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं था। ये तो कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। राम काल्पनिक थे, राम काल्पनिक। तो अब रामायण में जो ग्रह स्थिति दी हुई है कि राम का जन्म जब हुआ, आप रामचरितमानस उठा करके देखिए, रामायण उठा करके देखिए, उसमें बिल्कुल विशिष्ट ग्रह दशा बताई हुई है कि इस ग्रह दशा में राम का जन्म होता है। आप एस्ट्रोनॉमिकली इस बात पर क्यों नहीं शोध करते हैं कि ये ग्रह स्थिति कब थी, कैसे थी? कुछ लोगों ने अब शोध करना शुरू किया है। ये बड़े संतोष का विषय है कि जिन बातों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, कुछ निष्ठावान लोगों का, जिन लोगों का भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान में विश्वास है, उन लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन बात मैं लौट करके वापस ऋग्वेद पर आ जाती हूँ, क्योंकि ये तो तार में से तार कथाएं निकलती जाएंगी और बातें इधर उधर बिखरती जाएंगी। मैं इसको केंद्रित रखना चाहूंगी। ओरायन को ही केवल अगर हम प्रमाण मान लें तो भी कम से कम 4000 साल ईस्वी पूर्व में ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। दूसरा एक भ्रांत विचार कि वैदिक काल में केवल मौखिक परंपरा से ज्ञान चलता था, ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ये समानांतर पद्धतियां थी। समानांतर पद्धतियां थी इसलिए कि मौखिक परंपरा तो थी ही, उससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। और मौखिक परंपरा के लिए जितनी वैज्ञानिक विधियों का विकास यहाँ किया गया था, ध्वनि विज्ञान का, वर्ण विज्ञान का, शब्द विज्ञान का, अर्थात व्याकरण से लेकर के, आप वेद के षडंगों को उठा करके देख लीजिए। वेद के षडंग क्या है? वेद पढ़ने के लिए आपको 6 शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी। व्याकरण है, निरुक्त है, ध्वनि शास्त्र है, कल्प शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है। तो ये जो षडंग कहे गए, इन षडंगों में 4 तो केवल भाषा को लेकर के चलते हैं। व्याकरण भाषा से संबद्ध है, उसके बाद स्वर भाषा से संबद्ध है, उसके बाद निरुक्त शब्द की व्युत्पत्ति से संबद्ध है। तो ये सारा कुछ शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 जो कहे गए, तो शिक्षा सबसे पहले उच्चारण करना पड़ेगा। उच्चारण अगर शुद्ध होगा तो ही बात सही तरीके से पहुंचेगी, तो ही परंपरा शुद्ध चलेगी। और कितना वैज्ञानिक विकास हो चुका था कि शिक्षा में जो
उच्चारण की प्रक्रिया बतलाई गई है, वही उच्चारण की प्रक्रिया आज का आधुनिक ध्वनि विज्ञान भी बतलाता है। उससे अलग नहीं जा पाए हैं लोग। सारे ध्वनि यंत्र और कंप्यूटर और जाने कितने कितने यंत्र, अकाउस्टिक्स, सबका विकास हो गया, लेकिन बात वही की वही रह जाए। तो ये जो 6000 साल पुरानी ज्ञान परंपरा है, भारतवर्ष ने, इसका इतिहास अद्भुत इतिहास है। हमने कभी राजनीतिक वर्चस्व की तो कोशिश ही नहीं की। मेरा ख्याल है विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी किसी देश पर किसी काल में आक्रमण नहीं किया। हम आक्रांत हुए हैं, लोग हमारे यहाँ आए हैं, उन्होंने हमारे देश को आक्रांत किया है और सैकड़ों वर्षों तक हम पराधीन रहे हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। तो कुछ है जो कि हमें ज्ञान के प्रति समर्पित करता है, और ये ज्ञान परंपरा इतनी प्राचीन है, इतनी प्राचीन है कि वैदिक परंपरा जो, मैं चूंकि तिलक की बातों पर विश्वास करती हूं, और कारण है विश्वास करने का, चूंकि उनमें तथ्यात्मकता है, उससे पीछे हम न भी जाएं। जाने के आधार हमारे पास हैं। कुछ लोगों ने कार्बन डेटिंग वगैरह करके और ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि हम उससे भी पीछे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास उतने प्रमाण उपलब्ध नहीं। लेकिन इसके लिए तो साक्षात प्रमाण उपलब्ध हैं। तो ज्ञान परंपरा, उसके साथ जब तक हम जुड़े रहे, अब मैं आधुनिक काल की तरफ आऊं, तब तक तो हम वर्चस्वी रहे, तब तक तो हमारा विकास होता रहा, तब तक तो हम संसार में प्रतिष्ठा के भागी रहे। विश्व के कोने कोने से लोग आते रहे, यहाँ अध्ययन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते रहे। अलबरूनी से लेकर के ह्वेनसांग तक, ये सब तो लिखित इतिहास है। तो उस ज्ञान परंपरा से जुड़ने की जरूरत है, और जरूरत है केवल इसलिए नहीं कि हम संसार को दिखा सकें कि हमारे पास क्या था। जो था वो तो था, गतन न शोचामि, जो बीत गई बात सो बीत गई। प्रश्न यह है कि जो था हमारे पास वो आज हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। और मेरा ये मानना है कि जो था हमारे पास वो आज हमारे लिए अत्यंत उपयोगी, केवल उपयोगी नहीं। एक सूचना मैं आपको और दे दूं, मैं नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन की डायरेक्टर थी, और अनेक वर्षों तक मैं मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के साथ जुड़ी रही, और बड़ी अंतरंगता से उस क्षेत्र में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। एक ये भी उड़ा दिया गया कि भारतवर्ष का जो साहित्य है वो तो या तो साहित्य है, या बहुत से बहुत भारतवर्ष के लोग दार्शनिक हुआ करते थे, तो दर्शन के क्षेत्र में भारत बहुत आगे था। बाकी क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्र में, जिसे आज विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, आदि आदि जिन शास्त्रों को हम विज्ञान कहते हैं, क्या भारतवर्ष में ये नहीं थे? और अत्यंत विकसित रूप में थे। मैं एक दो उदाहरण हर जगह दिया करती हूं, मैं आपको भी दे दूंगी। मेटलर्जी का विकास भारतवर्ष में कितना हुआ था, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कुतुब मीनार की अहाते में खड़ा वो लौह स्तंभ, जो कम से कम 1500 साल पुराना है,
और उसमें कहीं भी जंग नहीं लगी। आज तक मेटलर्जिस्ट उस पर शोध कर ही रहे हैं कि ये अयस कैसे तैयार किया गया कि इसमें जंग नहीं लगी। दूसरा मैं उदाहरण देती हूँ, भारतवर्ष एकमात्र हमारी परंपरा ऐसी है जिसमें आयुर्वेद में पारा खिला दिया गया है मनुष्य को दवा के रूप में। पारा बहुत बड़ा विष होता है और पारा खा के कोई मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उसको रासायनिक रूप से उसका शोधन करके, जिसको आज केमिकल प्रोसेसिंग कहते हैं, तो रासायनिक शोध करके, रासायनिक शोधन करके पारा को मकरध्वज बना दिया गया। और मकरध्वज अमृत के रूप में, मरते हुए व्यक्ति को मकरध्वज खिला देते हैं तो कहते हैं कि उसके प्राण वापस लौट आते हैं। तो आप जिस ज्ञान परंपरा की बात कह रहे हैं, मैं केवल उसकी थोड़ी सी वानगी देना चाहती हूँ, जिससे अपरिचय के कारण हम ये मान बैठे कि हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं, हम जो पा सकते हैं वो केवल पश्चिम से पा सकते हैं, और ये भूल जाते हैं कि उनकी ज्ञान परंपरा बहुत पुरानी जहां है वहां 500 साल पुरानी है, शायद उतनी भी नहीं। तो इसकी तो मैम डिस्कवरी 500-600 साल पुरानी है, तो वो हमसे क्या बात करेंगे। तो मुझे देखिए, मुझे किसी को छोटा दिखाने की कोई इच्छा नहीं। मैं ये मान करके चलती हूँ कि एक ही परिवार में 4 बच्चे होते हैं तो कुछ अधिक जल्दी पढ़ जाते हैं, कुछ देर से पढ़ते हैं। उसी प्रकार से मानव जाति में कुछ क्षेत्र ऐसे रहे जो ज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत समुन्नत हुए। क्या परिस्थितियां थी, क्या भौतिक स्थिति थी, क्या वैज्ञानिक स्थिति थी, ये सब तो कहना आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका हमारे पास कोई भौतिक प्रमाण उपलब्ध अभी तक नहीं है। आगे नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन अभी तक नहीं। लेकिन ये तो जो लिखित प्रमाण हमारे पास हैं, पांडुलिपि जिनको कहते हैं, पांडुलिपियों के रूप में जो हमारे यहाँ परंपराएं चलती रही हैं, जिनसे काम होते रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि मकरध्वज की बात है, पारा खिला देना। मैंने ये चाहा था कि जो आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं, देखिए एक आसब होता है, एक क्वाथ होता है, एक अरिष्ट होता है। आसव और अरिष्ट बनते दोनों रस निकाल करके हैं, लेकिन दोनों का फल 2 प्रकार का होता है। मैंने कई वैद्यों से बात की और मैंने कहा कि आप इसको आधुनिक काल में जो आपकी पारंपरिक विधि है उसको आधुनिक भाषा में उपस्थापित करने का कष्ट करें, ताकि आधुनिक व्यक्ति ये समझ सके कि वो एक वैज्ञानिक विधि है, वो मम्बो जम्बो नहीं है। हमारे यहाँ पुटपाक होता है, पुटपाक होता है तो उसको उपले में पकाया जाए, उसको आम की लकड़ी में पकाया जाए, उसको बेल की लकड़ी में पकाया जाए, और उसके फल अलग अलग होते हैं। तो हर युग में लेखन की, समझाने की शैली अलग अलग होती है। तो वो शैली आज बहुत कुछ लुप्त हो चुका है, कितना खो गया, कितना जल गया, कितना नष्ट हो गया। लेकिन जो पारंपरिक ज्ञान आज उपलब्ध है, अगर उसको हम व्यावहारिक रूप से देखें और देख करके उसको पर प्रयोग करके उसको आधुनिक भाषा में लिपिबद्ध कर सकें। ये देखिए, इतनी डिग्री तक टेम्परेचर लकड़ी में जाता है, आग आम की लकड़ी में जाता है, उसका जो हीट होता है उसका ये केमिकल प्रभाव पड़ता है। या
इतनी डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो उपले में जाता है, उससे केमिकल प्रभाव में क्या फर्क पड़ता है। इन चीजों को यदि लिपिबद्ध किया जा सके और आधुनिक भाषा में, जिसमें कि आधुनिक बोध हो सके, उपस्थापित किया जाए, तो हम बता सकते हैं कि क्यों इन चीजों को इस प्रकार बनाने की बात कही गई थी। तो ये ज्ञान परंपरा जो है, आपको एक वैद्यक की बात मैंने कही, मैं आपको बताऊं, जल की समस्या भारतवर्ष में इतनी भयानक है, सब जगह जल की कमी होती जा रही। उसका एक प्रमुख कारण पर्यावरण में परिवर्तन है, और उस पर्यावरण के विनष्ट होने का एक प्रमुख कारण है कि यह कह दिया गया कि भारतवर्ष की जो परंपरा है वो परंपरा अंधविश्वास की परंपरा है, वो ज्ञान की परंपरा नहीं। आपके मन में हो सकता है कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, मैं स्पष्ट कर देती। हमारे यहां दो बातें कही। पहली चीज, वृक्ष देवता हैं, आपके यहां भी कहा जाता, वृक्षों की पूजा होती, और नदियां माता हैं। तो ये तो अंधविश्वास हो गया। वृक्ष भला देवता कैसे हो सकता है और नदियां माता कैसे हो सकती हैं? और ये जब गोरी चमड़ी ने हमको समझाना शुरू किया तो हम बहुत जल्दी समझ गए। इन भावना प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ दो धाराएं एक साथ चलती थी। एक धारा थी जो विषयों पर शोध करती थी, चिंतन करती थी, उसके नियम बनाती थी, उसका, लेकिन अब सब किसी को साइंस तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो साइंस नहीं पढ़ा सकते हैं तो क्या करते हैं, उसको सामान्य मनुष्य की शैली में उस तक पहुंचाने का यत्न करते हैं। आज कह रहे हैं ना कि मुंह पर मास्क लगाइए, कितनों को आप समझाइएगा कि वायरस की क्या स्ट्रक्चर होता है और वायरस नाक से घुसता है कि मुंह से घुसता है, तो आप कह देते हैं कि मास्क लगाइए, आप कह देते हैं कि हाथ धोइए। प्रश्न ये है कि भारतीय जो इंटेलेक्चुअल परंपरा थी, चिंतन की परंपरा थी, वो चिंतन की परंपरा इंक्लूसिव चिंतन परंपरा थी, एक्सक्लूसिव नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो सोच रहा था कि हम चिंतक हैं तो हम तो सबसे ऊपर हैं, हमारी बात कोई क्या समझेगा। उसने ऐसी पद्धतियां निकाली जिसमें समाज का हर वर्ग उस चिंतन के फल का भागी हो जाए। तो ये पर्यावरण की समस्या थी, भाई पर्यावरण खराब हो जाएगा तो फिर पृथ्वी जो है वो प्रभावित होगी, और पृथ्वी प्रभावित होगी तो मनुष्य प्रभावित होगा, और मनुष्य प्रभावित होगा तो जीवन दुखी होगा। तो सामान्य व्यक्ति के दैनंदिन जीवन की सोच में उसको ऐसे डाल दो कि वो न भी समझे। तो भैया पेड़ तो पूजा की चीज, जिसकी आप पूजा करेंगे उसको आप काटेंगे नहीं, तो जंगल तो ऐसे ही बने रह जाएंगे, जंगलों को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जंगल, आपको ये मालूम होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी धार्मिक प्रक्रियाएं होती हैं जहां पेड़ काटना अनिवार्य होता है, तो पहले पेड़ से अनुमति ली जाती है कि आप हमें अनुमति दें, हमको आपको अमुक कार्य के लिए काटने की आवश्यकता हो रही है। तो जगदीश चंद्र बोस ने आकर के 20वीं शताब्दी में कहा कि पौधों में भी प्राण होते हैं और वो भी बात समझते हैं और वो भी चीजें पूछते हैं। ये तो हमारे यहाँ की वैदिक परंपरा से चला आ रहा है कि आप पेड़ नहीं काटेंगे। आप नदी को माता कहते हैं तो माता में गंदगी तो नहीं डालेंगे ना। आज गंगा जी को पिछले 20 वर्षों से साफ करने की कोशिश की जा रही है, नहीं साफ हो सकी।
डिंडिम घोष करके अपनी प्रशंसा कर लेना एक चीज है, लेकिन करीने की बात है कि गंगा जी की सफाई नहीं हो सकी। अरे मैम, अविरल धारा ही नहीं रह गई गंगा की। गंगा की धारा ही अविरल नहीं रह गई, कहीं नहीं रह गई। तो जब मनुष्य ये मानेगा कि नदी जो है वो मेरी माता है, तो वो इस बात के लिए बिल्कुल सयत्न रहेगा कि उसमें गंदगी न जाए। जब वो ये मानेगा कि वृक्ष जो हैं वो देवता हैं, तो वो उनको नहीं काटेगा, पर्यावरण स्वयं सुरक्षित रहेगा। तो ये ऑल इंक्लूसिव, आज की भाषा में कहूं, बहुतों को शायद हिंदी समझ में नहीं आती होगी, ये ऑल इंक्लूसिव स्ट्रैटेजिक फिलॉसफी थी, जिसमें कि समाज का हर वर्ग स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाता था। उसको हमने कह दिया कि ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। तो आज हर किसी को आप बैठ करके समझाइए, पर्यावरण समझा रहे हैं, पर्यावरण की स्पेलिंग ही लोगों को नहीं आती है। एनवायरमेंट को समझा रहे हैं, एनवायरमेंट की स्पेलिंग कितने लोगों को आती है। तो नतीजा यह है कि जीवन विषाक्त होता जा रहा है, जीवन कठिन होता जा रहा है, जीवन दूषित होता जा रहा है, और उसके बाद हमारा पहाड़ गिरते जा रहे हैं। हमेशा चट्टानें फिसल रही हैं, पहाड़ क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि पेड़ काट दिए गए हैं। तो मनुष्य दो तीन चीजों के चलते हमारे देश की समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। पहली चीज कि हमारे चिंतन में इतना कूट कूट कर भर दिया गया कि हमारा जो कुछ है वो बिल्कुल बेकार है। यस मैम, अंधविश्वास, यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी, इतना अच्छा हमारा चला आया, और पिछले 100-200 साल में देख, ठीक ठीक है, इस्लामिक इन्वेडर्स से भी हमारा झगड़ा हुआ, लेकिन वो हमारी स्पिरिट और हमारा सोल को नहीं मार पाए। लेकिन जो ब्रिटिश रूल था, उससे हमारे स्पिरिट और सोल को ऐसा धक्का पहुंचा कि ऐसा एट्रोसिटी लिटरेचर और सब कुछ किया कि पुराना सब खराब, और सब उत्पीड़न था, सब कुछ ऑपरेशन था, और ये एक, और आज आज उसको बढ़ा दिया गया। जबकि ऐसा होता तो कुछ रिबेलियन हो गया होता, मेरे विचार से तो। नहीं नहीं, देखिए बड़ी सीधी सी चीज थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था, उन्होंने ये देखा कि भैया ये तो एक ऐसी जाति से कहीं मुकाबला तो हुआ नहीं था, ऐसी जाति कहीं सामने नहीं आई थी, ऐसे लोग कहीं सामने नहीं आए थे जो उनकी नजर में दिखाई तो गंवार पड़ते थे, और जिनका चिंतन इतना ऊंचा था। दिखाई तो पड़ते थे ऐसे जो कि जिनको देख करके लगे कि भैया इनको कुछ नहीं आता है, और जिनका गांभीर्य जो था वो कहीं कहीं पर डराने वाला भी था। तो ये बात सामने आई कि देखिए, इस जाति पर अगर शासन करना है तो इस जाति को इसकी परंपरा से तोड़ना अत्यंत अनिवार्य है। अगर नहीं तोड़िएगा, यही काम मैकॉले ने किया। मेरा ख्याल है कि ब्रिटिश साम्राज्य का एकमात्र सूत्रधार मैकॉले है, और उसने ऐसा सूत्र बनाया, ऐसा सूत्र बनाया। हाँ, उन लोगों की यह विशेषता थी कि उसने जो सलाह दी उस सलाह पर उन लोगों ने काम किया, और नतीजा था कि छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। पहली चीज जो करी वो संस्कृत शिक्षा और भारत की पारंपरिक शिक्षा पद्धति को आधुनिक, आधुनिक इन कोट्स, शिक्षा पद्धति और शिक्षण संस्थाओं से बिल्कुल अलग कर। आप इस बात पर तो ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत पढ़ाना बंद नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि बंद कर देंगे तो ये तो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति बना दी कि कोई पढ़ने वाला बचे। जो संस्कृत परंपरा से पढ़ करके आएगा उसको आजीविका नहीं मिल सकती है, जो संस्कृत परंपरा से पढ़ करके आएगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, जो संस्कृत परंपरा से पढ़ करके आएगा उसका कहीं पर प्रवेश नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें जो बनती चली गई, तो नतीजा था कि हमारे जो अध्ययन के केंद्र थे
वो विशृंखलित होते चले गए। अध्ययन की परंपरा, भाई हम पढ़ के करेंगे क्या अगर रोजी रोटी ही हमको नहीं मिल रही है? और ये एक दो दिन में नहीं हुआ, इसको होने में समय लगा, लेकिन हुआ। तो नतीजा ये हुआ कि जब ज्ञान परंपरा से आप कटते चले गए, तो आपका जो गौरव बोध था, आपका जो आत्मविश्वास था, आपके मन में जो ज्ञान की लौ थी, ज्ञान का प्रकाश था, जिसके चलते आप सर उठाकर चलते थे, वो सर झुकता चला गया, झुकता चला गया, और इतना झुक गया कि वो कमर से ही झुक गया, सर तो सर रहा ही। अब प्रश्न ये उठता है कि अत्यंत संक्षेप में इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी, क्योंकि ये विषय ऐसा है, इस पर बोलने के समय थोड़ी भावनात्मक दृष्टि से भी पीड़ा होती है, और यदि भावुक होकर के बोलना शुरू करें तो बहुत देर तक बोलते चले जाते हैं। इससे पहले आप बोले, मैं एक जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जी जी। प्रकांड विद्वान है भारत में संस्कृत के, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय में देख लें। बनारस में तो मैम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक से एक पंडित बैठे हैं। हम, और इतना गंभीर उनका लेखन है, इतनी गंभीर उनका चिंतन है, लेकिन और जो वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट हैं वो मैम एलिमेंट्री भी लिख दें, एलिमेंट्री, तो वो यहाँ पे मीडिया और उसको कवर करता है, और यहाँ पे सेमिनार्स में आते हैं वो, और लोग कहते हैं कि वाह क्या बोल रहे हैं। और यहाँ उनसे जो ओरिजिनल संस्कृत में वर्क करते हैं वो तो ट्रांसलेशन पे वर्क करते हैं। उन लोगों का इतना पब्लिकेशंस नहीं आता, ना वो टीवी इंटरव्यूज में आते हैं, ना मेन स्ट्रीम में आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हीन भावना इतनी ज्यादा क्यों है हमारे अंदर? देखिए, हीन भावना उन विद्वानों में नहीं, हीन भावना हमारे जैसे लोगों में है, जो उन विद्वानों की कीमत नहीं कर पाते। तो वो हमारे अंदर की कुंठा है, वो हमारे अंदर की हीन भावना है, वो हमारे अंदर जो सोया हुआ अज्ञान का अंधकार है, वो है, जिसके कारण हम ये मानने लग गए कि जो कुछ पश्चिम से आ रहा है वही ज्ञान का आधार है, वही ज्ञान का स्रोत है, वही ज्ञान की बात है। और यदि आप क्यों केवल संस्कृत को ही उठाते हैं? मुझे एक चीज बताइए, किसी भी विषय में शोध होता है तो भारतीय शोधकर्ता जब तक पश्चिम में जाकर के स्थापित नहीं होता है तब तक उसको वो सम्मान प्राप्त नहीं होता है जिसका वो अधिकारी है। यदि वो केवल भारत में रह जाता है तो उसका वो मूल्य नहीं होता है। और इसका एकमात्र कारण है कि हम जिस गुलामी की मनोवृत्ति में फंस गए, उस गुलामी की मनोवृत्ति से निकल नहीं पाए। और निकल नहीं पाए तो मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, क्योंकि ये पीड़ा आपने छेड़ दी है, जो पीड़ा बड़ी बद्धमूल है हृदय में। एक बार किसी वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस में, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं कभी वाइस चांसलर रही नहीं, मुझको बुलाया गया बीज वक्तव्य देने के। तो मैंने जो कहना था अपनी ओर से कहा। उसके बाद मैंने, चूंकि मैंने कहा इससे बढ़िया मंच तो और मिलेगा नहीं। मैंने कुलपतियों से एक विनम्र निवेदन किया मंच पर से ही। मैंने कहा मैं केवल एक निवेदन आपसे करना चाहती हूँ कि आप अपने अपने विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय में केवल एक पत्र, क्या मांगा है वो भी देख लीजिएगा, पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय में केवल एक पत्र
उस विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा का जोड़ लीजिए। यदि इतिहास पढ़ा रहे हैं तो भारतीय इतिहास की परंपरा, यदि भाषा विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा, यदि समाज विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो समाज विज्ञान की परंपरा, यदि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स की परंपरा। कितने विषय गिनाओ, जितने विषय पढ़ा रहे हैं सब में केवल एक पत्र मांगा भी तो क्या मांगा। और आपको जानकर मनोरंजन होगा, उस समय एक दो लोगों ने चाय की प्याली के साथ मुझसे ये कहा कि मैम आपने सलाह तो बड़ी अच्छी दे दी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसका मटेरियल कहाँ से आएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इम्प्लीमेंट करके दिखाइए, मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए मैं बैठी हूँ। आपका एक पत्र आएगा, उसके 2 महीने के अंदर आपके पास सारा मटेरियल भिजवाने का जिम्मा मेरा रहा, आप इंट्रोड्यूस कीजिए। और ये बात मैंने सन 2011 में कही थी, सन 2022 हो गया, 11 साल हो गए। भारतवर्ष के किसी भी विश्वविद्यालय में एक भी पत्र किसी भी विषय में भारतीय परंपरा का नहीं जोड़ा गया। आप कहां से उम्मीद करते हैं? मैं युवा पीढ़ी को कोई दोष नहीं देती, जब हमें मालूम ही नहीं है। तो जब मालूम होगा तब उसके बाद हम उससे जुड़ेंगे, जब मालूम ही नहीं होगा तो हम जुड़ेंगे कैसे? और बड़े सोचे समझे तरीके से, बहुत विचार करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। शोर कुछ करते रहो, काम कुछ करते रहो, नए डब्बों में पुरानी चीजें परोसते रहो और कहते रहो कि हम जो है सो परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए शिक्षा, जब हम नई पीढ़ी को बातों को जानने का अवसर देंगे, उनके सामने वो चीजें परोसेंगे, तब तो उनका स्वाद आएगा। जब परोसेंगे ही नहीं तो उनका स्वाद कहाँ से आएगा? फिर वो बैठ करके पिज्जा और बर्गर खाएंगे। सही बात है मैम। मैम इसका एक कॉन्सिक्वेंस हुआ, जो डिस्टॉर्शन हुआ हिस्ट्री का, और अपने सेल्फ लोथिंग हमारी सोसाइटी पैदा हुई। अब हम देखते हैं कि हर चीज में हमारे कस्टम्स मॉक किए जाते हैं। एग्जाम्पल हम टीवी पे ही देख लें तो कन्यादान पे की मॉकिंग होती है, उपहास होता है उसका, मांग में सिंदूर कोई महिला भरती है उसका उसका होता है, उपहास होता है, मंगलसूत्र का होता है। हर चीज, हर उसमें हमारे हर कस्टम का होने लगा उपहास। हम इस मनोवृत्ति से बाहर निकले तो कैसे निकले, कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसको वहीं पे स्टॉप क्यों करना चाहिए था? हमारे अंदर की वो रेजिस्टेंस कहाँ गई, वो भावना जो, और समुदाय के लोग सड़कों पे उतर आते हैं, हम लोग तो अंदर बैठ जाते हैं। हमारे सनातन में ऐसा क्या है कि हम लोग के अंदर इसका कारण है कि हम अपनी परंपरा से कभी परिचय पाते ही नहीं। मुझे ये बतलाइए कि आज के किसी भी आधुनिक परिवार में बच्चे को जब से वो पैदा होता है तब से लेकर के और वो अपनी जिंदगी में स्वतंत्र रूप से बस जाता है, तब तक उसकी परंपरा की जो विशेषताएं हैं या कोई बात जो कही की जा रही है वो क्यों की जा रही है, जो व्रत उपवास हैं उनके क्या कारण हैं, जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का किस प्रकार से जीवन से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ प्रभाव है, कब बताया जाता है? हमने तो सच पूछिए धर्म शब्द का ही सत्यानाश कर दिया। धर्म शब्द जिस अर्थ में आज प्रयुक्त होता है, धर्म वो है ही नहीं। धारणात् धर्म उच्यते, जो समाज को धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। हमने रिलीजन को धर्म बना दिया, रिलीजन को धर्म बना दिया तो नतीजा ये हुआ कि धर्म शब्द जो है वो सबसे गंदा शब्द हो गया। और हम संविधान में धर्मनिरपेक्ष हो गए, सबसे आनंद वहां पर आया। तो जिस देश से धर्म ही निकल गया, वो सारी मान्यताएं, वो सारे नियम, वो सारी बातें
जो समाज को बांध करके, जोड़ करके, स्थिर बना करके रखती थी, वो धर्म थी। हमारे यहाँ रिलीजन शब्द तो कोई था ही नहीं, क्योंकि हम तो सनातनी हैं। सनातन के साथ भी धर्म नहीं लगा हुआ है, माफ कीजिएगा, हम सनातनी हैं। हमारी जो परंपरा है वो परंपरा विश्व की एकमात्र परंपरा है जिसमें इनिशिएशन नहीं होता है। कभी इस पर विचार कीजिए। बाकी सभी धर्मों में इनिशिएशन होता है, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसको वो धर्म अपनाया जाता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसकी एक पद्धति होती है, उसकी एक विधि होती है। हमारे यहाँ तो जिस दिन पैदा होता है उसी दिन वो सनातनी होता है, और सनातनी होगा तो क्या करेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो कृष्ण का भी भक्त हो सकता है, वो राम का भी भक्त हो सकता है, वो दोनों में से किसी का भक्त नहीं हो सकता है, वो शिव का भी भक्त हो सकता है, और वो कह सकता है कि दुनिया में देवता होते ही नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो कहने का मतलब ये है कि हमने चॉइस दे रखा। हमारी उदारता, हमारा चिंतन, हमारी परंपराएं इस प्रकार की थी जो सर्व समावेशी थी, ऑल इंक्लूसिव जिसको कहते हैं। यहां पर आप ये जान लीजिए कि षट दर्शन एक तरफ और तीन दर्शन एक तरफ, सबों को मिलाकर के 9 भारतीय दर्शन हो गए। उसमें देवता को मानने वाले भी थे, देवता को नहीं मानने वाले भी थे, उसमें केवल ब्रह्म को मानने वाले भी थे, ऐसे भी थे जो ब्रह्म और जगत दोनों को मानने वाले थे, और ऐसे भी दार्शनिक हुए जिन्होंने कह दिया यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। भौतिकवाद का इससे बढ़कर के उदाहरण मिल सकता है क्या? भैया खाओ पियो मस्त रहो, मर गए तो मर गए, बात हो गई खत्म। उसका अनुवाद आज की भाषा में यही हो सकता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक रहिए आराम से मस्त रहिए, और ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अपने पास पैसे नहीं है तो आजकल बड़ा चला है हर जगह लोन 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 लोन, तो लोन लेकर के भी घी खाइए, मस्त बढ़िया चिकना खाना खाइए। और आप जो कहते हैं कि इस जन्म का फल अगले जन्म में और अगले जन्म का फल अगले जन्म, कहाँ भैया, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार देह भस्म हो गई तो हो गई, फिर कहां से आना है। लेकिन वो भी इसी परंपरा का हिस्सा, ऐसा नहीं है कि वो इस परंपरा से अलग था। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म शब्द का हमने दुरुपयोग किया, और जब हम कहते हैं हमने दुरुपयोग किया तो दुरुपयोग दूसरों ने किया, हम उनके पीछे पीछे चलते रहे और पीछे चलने में उनसे आगे निकल गए। मॉरल एजुकेशन जो होता था उसको हमने स्कूलों में बंद कर दिया, क्योंकि उसको हमने रिलीजन से जोड़ दिया। देखिए, अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में अनुवाद करना अत्यंत दुष्कर है। मॉरल एजुकेशन एक चीज है, रिलीजियस एजुकेशन अलग चीज है। आपने मॉरल एजुकेशन को रिलीजियस एजुकेशन बना दिया, और रिलीजियस एजुकेशन में भी एक विशेष वर्ग को उस अध्ययन से वंचित कर दिया, वंचित कर दिया। इस देश में केवल एक ही ऐसा है रिलीजन, जिस रिलीजन को आप किसी भी सुसंगठित तरीके से न पढ़ सकते हैं, न पढ़ा सकते हैं, न सीख सकते हैं, न सिखा सकते हैं। Exactly. तो यही है, कॉन्स्टिट्यूशन में है मैम ये चीज कि हम जो मेजोरिटी है वो अपना धर्म को नहीं सिखा सकती, बाकी सब लोग अपने धर्म को सिखा सकते हैं। जी जी जी।
तो अब आप स्वयं उसके जवाब को आप दे रहे हैं, जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। जब हमें मालूम ही नहीं होगा, जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा, और हमें न हो, अज्ञान एक चीज है, अज्ञान के साथ साथ चारों ओर से निंदा की वर्षा, तो एक से एक आत्मविश्वासी व्यक्ति भी कुंठा में पड़ जाएगा। ये पूरा का पूरा वर्ग कुंठा में पड़ गया, तो इसमें आश्चर्य की बात कहाँ। इसलिए इसको मैं कई बिंदुओं में बांट करके देखने की कोशिश करती हूँ। पहली चीज एक ऐतिहासिक कारण है, दूसरी चीज राजनीतिक कारण है, तीसरी चीज सामाजिक कारण है, चौथी चीज कि सबको मिला करके हमने एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया है, जिस परिस्थिति से निकलने के लिए जिस आत्मविश्वास की या जिस यत्न की आवश्यकता है, हम न वो यत्न करना चाहते हैं और न हमें वो आत्मविश्वास रह गया। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम कम से कम एक खिड़की, जिसको अंग्रेजी में विंडो कहते हैं, एक विंडो प्रोवाइड करें, जिसमें हम बता सकें कि क्या है और क्या होना चाहिए। ये हमें मैं जब स्कूल में थी तो प्राय मित्रों में जब चर्चा होती है तो होती है, सहेलियों से चर्चा होती थी। मैं कहती थी कि जब कोई मंदिर जाता है तो लोगों से छिपा करके जाता है। वो सिर उठा के गर्व से नहीं कहता कि मैं जरा मंदिर हो करके आता हूं, आप बैठिए। ये आत्मविश्वास की कमी है, ये अपने धर्म में विश्वास की कमी है, और उसका एकमात्र कारण है कि उसको ज्ञान ही नहीं है कि वो क्या है। तो आप जब मूल से काट दीजिएगा तो मूल से काटने पर जो परिणाम होगा वो हो रहा है, और वो हम देख रहे हैं। सही बात है मैम। तो मैम आज हम जो देख रहे हैं, इसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है, जो इसका गिरावट आ गई है कि हम अपने धर्म गुरुओं को ही तो क्या कहते हैं, नीची नजरों से देखते हैं। हम जातियों में जो पहले कास्ट हार्मनी थी हमारे यहाँ, ठीक है, वर्ण थे अलग अलग, लेकिन हम लोग कास्ट हार्मनी में बंधे हुए थे। हर कोई अपना अपना काम करता था। आज हर किसी पे दोषारोपण होता है कि तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे। ये जो चीज आ गई है, ये भी इसी का जो है नतीजा है, जो आपने भी बताया कि हम जड़ से काट दिए गए हैं। हमको जो पढ़ा दिया गया वही हम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं पुरानी सोसाइटी में जो आपके विचार से कैसी थी, जो इतनी हार्मनी से चली आई इतने साल, इतने इतने हजारों साल हम लोग कितने हार्मोनियसली रहे, इसका एक स्ट्रक्चर अगर आप ब्रीफली बता दें, वो छोटे से संक्षेप में देखिए, पिरामिड। बात ऐसी थी कि बड़ा सीधा साधा था। अब इसको जोड़ने के लिए सच पूछिए तो इसको छोटे में बताना जरा कठिन कठिन होगा, क्योंकि जिस प्रकार विकास होता है समाज का और विस्तार होता है समाज का, उसके साथ साथ परंपराएं बनती हैं, बढ़ती हैं, जुड़ती हैं, कुछ समाप्त होती हैं। तो यदि आप वैदिक काल से देखना आरंभ करें तो वर्ण है, वर्ण के साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं, कर्तव्य के साथ अधिकार जुड़े हुए हैं। समाज को चलाने के लिए हर वर्ग की आवश्यकता होती है। इंटेलेक्चुअल वर्ग है, मजदूर कर श्रमिक वर्ग जिसको कहेंगे, श्रमिक वर्ग है जो शरीर से श्रम कर सकते हैं,
उसके साथ साथ व्यापार कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो शरीर से बड़े बलशाली हैं, तो वो देश की राजनीति में, रक्षा में उस प्रकार से लग सकते हैं। लोग कहते हैं कि पहले जन्म से होती थी बातें, आज नहीं होती हैं क्या? मुझको ये बताइए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, आईएएस का बेटा आईएएस होता है। और अगर आप अब मिला करके देख लीजिए तो 75 साल हो गए, 2-2, 3-3 पीढ़ियां, इंजीनियरों की पीढ़ी, पिता इंजीनियर थे, दादा इंजीनियर थे, बेटा इंजीनियर है, उसका बेटा इंजीनियर है, तो बन गई कि नहीं एक जाति। जी। डॉक्टर की बात देख लीजिए, डॉक्टर के पिता पॉलिटिशियन की बात डॉक्टर देख थे, लीजिए, डॉक्टर, पॉलिटिशियन की बात देख लीजिए। पॉलिटिशियन की बात देख लीजिए। तो हर वर्ग में ये तो सामाजिक व्यवहार का अभिन्न अंग है, जहां की परिवार की परंपरा जो है उसका निर्वाह आने वाली पीढ़ी करती है। जी। और आने वाली पीढ़ी करती है, तो आज उसको आप कुछ नाम दे रहे हैं, पहले आप उसको कुछ नाम दे रहे थे। और मुझे बतलाइए, सामाजिक समानता की बात लोग करते हैं, मुझे तो थोड़ा सा क्या कहूँ, कष्ट होता है, चिंता होती है, या कभी कभी हंसी आती। जो आदर एक मंत्री का होता है वही उसके संतरी का होता है क्या? ये बात अलग है कि अगर संतरी न चाहे तो आप मंत्री से नहीं मिल सकते हैं, ये अपने आप में अलग बात है। लेकिन दोनों का समान आदर तो नहीं होता। आप वर्ग की समाप्ति की बात कर रहे हैं। मनुष्य में वर्ग भेद जो है वो जन्म से ही जुड़ा हुआ, ये मानवीय व्यक्तित्व का, मानवीय स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। उसको आप कम कर सकते हैं, उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसको समाप्त नहीं कर सकते। ये मैम विश्व में हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। जे आप चाहिए आज जा करके राष्ट्रपति पुतिन से कोई, हाय पुतिन, हाउ आर यू, आप कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। और साम्यवादी देश है, तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के व्यवहार में जो भेद दिखाई देते हैं, उन भेदों के कई कारण होते हैं। आपके 2 बच्चे हैं, एक ज्यादा सुंदर है, एक कम सुंदर है। जो ज्यादा सुंदर है उसको आप अधिक प्यार करते हैं, जो कम सुंदर है उसको थोड़ा सा तो उसके प्रति उपेक्षा भाव हो जाता है। तो रूप के चलते, बुद्धि के चलते, जो ज्यादा तेज बच्चा होता है, जो कम तेज बच्चा होता है, जो ज्यादा पैसे वाला होता है, जो कम पैसे वाला होता है, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो कम शक्तिशाली होता है। और शक्ति के नाना रूप होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मानव मात्र में, किसी भी युग में, किसी भी काल में, किसी भी रूप में समता, और समता का मतलब सब समान है, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये संभव, ये मानव के स्वभाव के प्रतिकूल है। हाँ, तब ये है कि समाज में उसको यदि नियंत्रण में रखा जाए, उसको चैनलाइज कर दिया जाए, उसको इस रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए कि वो समाज के विकास में योगदान कर सके, बजाय इसके कि सब एक दूसरे का गला काटने पर लग जाए, तो वही विकास का साधन बन जाता है। तो इसलिए
प्राचीन व्यवस्था को बिना जाने हुए, जैसा मैंने कहा कि संस्कृत पर बोलने वाले हर मनु को गाली देने का हर उस व्यक्ति को अधिकार है जिसने मनुस्मृति ग्रंथ को देखा भी नहीं। जी, मैं पढ़ने की बात तो छोड़ देती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि जिसने उस ग्रंथ को देखा भी नहीं, लेकिन मनु को गाली देंगे। मेरा कहना है गाली दीजिए, बहुत अच्छी बात है, जरा पढ़ लीजिए। मेरा इतना ही निवेदन होता है, पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद गाली दीजिए, मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन बिना पढ़े हुए केवल गाली देने के लिए गाली देना, माफ कीजिएगा, मुझे जरा कष्ट होता है, मैं सुनने को तैयार। मैम ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हम आपको आगे भी कष्ट देते रहेंगे, सिविलाइजेशनल टॉक्स में आपको हमेशा बुलाते रहेंगे। और 1 घंटे की अवधि समाप्त हो गई है। बहुत ज्ञानवर्धक बातें करी आपने, मेरे भी कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, और जब इसको हमारे यूट्यूब के दर्शक देखेंगे तो उनको भी बहुत लाभ होगा। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।